नमस्कार। संध्या वंदन। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास के एपिसोड नंबर 111 हिंदी मीडियम में आपका पुनः स्वागत है। इस समय और आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो टॉप कैरियर हैं, टॉप 21 कैरियर 21वीं शताब्दी के, उसमें से एक कैरियर न्यूट्रिशन भी है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये इतना महत्वपूर्ण कैरियर है। और आप बीएससी करके, बीएससी बायो से किया हुआ हो तो या बीएससी होम साइंस से किया हुआ हो तो आप इग्नाऊ या राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। और उसके बाद आप डाइटिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। ये आगे आने वाले 10 साल तक हिंदुस्तान में टॉप 21 कैरियर में से एक है। हाँ, आप बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकते हैं, होम साइंस में कर सकते हैं या न्यूट्रिशन में कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में एमएससी अभी हिंदुस्तान में मुश्किल से 7-8 यूनिवर्सिटीज में ही शुरू हुआ है, इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और दूसरा तरीका यह है कि बीएससी के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लें इग्नाऊ से या राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद भी आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का कैरियर बना सकते हैं। साफ़ सुथरा कैरियर है। हॉस्पिटल्स में आप जब डाइटिशियन बनते हैं तो डॉक्टरों के साथ आप डॉक्टर्स की तरह से आपकी उतनी इज्जत होती है, और बिना एमबीबीएस किए हुए भी आप डॉक्टर की तरफ से डॉक्टर वाली इज्जत पाते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, फिर उस खाने का हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड से होकर के हमारे बॉडी सेल्स में कैसे जाता है, फिर हमारे बॉडी सेल्स में उस डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्ब फूड को इस्तेमाल किया जाता है अपनी ज़रूरत के लिए, तो उसे फिर एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर चला जाता है डिफिकेशन के रूप में। इन सब चीज़ों को मिला करके न्यूट्रिशन कहते हैं। और शुरुआत में प्रोटिस्टा ग्रुप के अमीबा वगैरह में तो कहानी बहुत आसान थी। उनमें तो वो पानी के अंदर पाए जाते थे और भोजन की आवश्यकता भी बहुत जरा सी थी, तो वो कोई भोजन का कण यहाँ पर आता था, उसके चारों तरफ फूड वैक्यूल बन जाता था, वो अंदर आ जाता था। उसी फूड वैक्यूल से लाइसोसोम्स बाइंड हो जाते थे, फैगोसोम बनाते थे और उनमें उसका डाइजेशन होता था। लेकिन हायर एनिमल्स में, हम लोगों में जैसे, शरीर के बड़े होने के साथ फूड के अमाउंट भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वो फूड इतने छोटे टुकड़े में तोड़ा जाना जरूरी है कि वो हमारे हर बॉडी सेल के अंदर जा सके। और इसी ब्रेकडाउन को, कि फूड इतने छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए, इसे डाइजेशन कहते हैं। इसके लिए फिर एक एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में पहले तो हमारे बक्कल कैविटी में मैकेनिकल ढंग से मैस्टिकेशन के द्वारा, दांतों और जीभ के और जबड़े के मूवमेंट के द्वारा भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है। उसके बाद ये फिर केमिकल्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा इनका डाइजेशन होता है, और फिर वो वहाँ से ब्लड में होकर के, ब्लड वेसल से सारे बॉडी सेल्स तक चले जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ से एनएस से होकर के बाहर चला जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस तरीके की जो भी जानकारियाँ हैं वो बहुत से एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुई हैं पिछले 100 सालों में। जैसे कि 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि अपने आप में क्लासिक माना जाता है। डाइजेशन की फिजियोलॉजी को भी वो बेसिक है और एंडोक्राइंस का भी बेसिक है। उस समय एक्सपेरिमेंट्स होते थे कुत्ते पर। तो ये समस्या थी, ये सोचा जाता था कि फूड जब स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस बनता है, लेकिन बेलिस और स्टार्लिंग को इस हाइपोथेसिस पे डाउट हुआ। उन्होंने कुछ प्रयोग किए बड़े मज़ेदार। जैसे उन्होंने क्या किया कि यहाँ माउस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, अब ईसोफेगस जहाँ स्टमक में जुड़ता था वहीं से उसका कनेक्शन काट दिया, यहाँ उसको बाहर के लिए कनेक्ट कर दिया। स्टमक से एक कैथेटर लगा दिया, एक ट्यूब लगा दिया, जिससे कि जो भी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है स्टमक में वो बाहर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाता था, उसकी केमिकल एनालिसिस कर सकते थे। उसे बेलिस और स्टार्लिंग ने खाना खिलाया, वो खाना यहाँ से फिर बाहर आ गया, लेकिन फिर भी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि फूड का स्टमक में पहुँचना जरूरी नहीं है।
तो फिर क्या जरूरी है? दो रास्ते और हैं, या तो यहाँ पे नर्व फाइबर से होकर के मैसेज जाता हो या फिर ब्लड वेसल से होकर के मैसेज जाता हो। अगले प्रयोग में जब उन्होंने नर्व फाइबर जो वेगस नर्व की ब्रांचेज थी उसको काट दिया, फिर खाना खिलाया, फिर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। फिर तीसरे प्रयोग में उन्होंने जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे जा रही थी, ब्लड वेसल्स को लाइगेट कर दिया, काट दिया, फिर खाना खिलाया, अब गैस्ट्रिक जूस नहीं सीक्रेट हुआ। इसका मतलब ये है कि फूड पहुंचने वाला है, ये खबर ब्लड वेसल्स के रास्ते यहाँ पे स्टमक में पहुंच रहा था। और ये बिल्कुल नई बात थी कि हमारे शरीर में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ब्लड के द्वारा भी जाती हैं। अगले प्रयोग में उन्होंने ये किया कि उसका ऑपरेशन कुछ इस तरीके से किया कि स्टमक तक तो रहने दिया और स्टमक को फिर यहाँ बाहर से जोड़ दिया, और जो इंटेस्टाइन था वहाँ पर कैथेटर लगा दिया और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा दिया। तो स्टमक तक फूड गया और फिर बाहर आ गया, लेकिन फिर यहाँ पे ड्यूडिनम में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हुए, वहाँ इकट्ठे हो गए, उसकी अलग केमिकल एनालिसिस कर ली गई। तो इस तरीके के प्रयोगों से ये जानकारियाँ पता चलती हैं। और नई शिक्षा नीति में ये अपेक्षा की जा रही है कि आप विद्यार्थियों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कराया जाए, उन्हें जो जीवन की ठोस यथार्थ की बातें हैं वो उन्हें समझने का मौका दिया जाए, वो दुनिया को, जिंदगी को समझ सकें, विज्ञान को समझ सकें। खाली जानकारी पढ़ लिया, याद कर लिया, होमवर्क कर लिया, कॉपी में क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, इम्तहान दे गया, इम्तहान पास हुई, ये कोई पढ़ाई नहीं है जब तक आप उसके साथ के वैज्ञानिक तथ्यों को न जानें। तो खैर इस तरीके के कई प्रयोग हुए और जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में जानकारी हुई, जिसमें शुरुआत तो होती है माउथ से फिर बक्कल कैविटी, और उसमें भी बक्कल कैविटी से पहले जो हिस्सा है, जो हमारे दांत से लेकर के और होठ के बीच वाला हिस्सा है, उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद दांतों के पीछे वाला हिस्सा जो है वो बक्कल कैविटी है। फिर उसके पीछे फेरिंग्स में ऊपर जो है आप जो तालू होता है, पैलेट, जो कि एलिमेंट्री कैनाल को और रेस्पिरेटरी पार्ट को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। इसमें शुरू के आधे हिस्से में तो बोन होती है तो उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, बाद वाले आधे हिस्से में नहीं होती है, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड में भी जो है पाई जाती हैं 3 जोड़ी, और उनसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। उसके बाद फिर फूड ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है, लेकिन म्यूकस सीक्रेट होता है, और ये म्यूकस इसलिए महत्वपूर्ण है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लाइनिंग बनाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं खुद एलिमेंट्री कैनाल को न डाइजेस्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर स्टमक में ह्यूमन बीइंग में 3 पार्ट हो जाते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहीं पर लीवर लोब होता है, और लीवर और पैंक्रियाज उनके डक्ट मिल करके ड्यूडेनम खुलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब इसके बाद आइए, लेकिन बहुत सारे जो पार्ट हो जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के, आप उन पार्टों के नाम से बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको सिर्फ एक बात ख्याल रखनी है, वो एक नली है जो एक तरफ माउथ से शुरू हुई और दूसरी तरफ एनस, जिससे फिर वो फूड बाहर चला जाता है। इसमें लेयरिंग कौन सी होती है? सबसे बाहर जो बॉडी वॉल की लेयर होती है वो तो एक्टोडर्म होती है, और जो एलिमेंट्री कैनाल की मेन लेयर होती है वो एंडोडर्म से बनी होती है। इसके बाद मीजोडर्म की कोशिकाएं 2 लेयर बनाती हैं, एक तो यहाँ बॉडी वॉल के तुरंत नीचे जिसे सोमैटिक मीजोडर्म या पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, और एक जो कि एलिमेंट्री कैनाल को कवर किए हुए रहती है जिसे स्प्लैंचनिक मीजोडर्म या विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। इनके बीच की जगह को सीलोम कहते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि एलिमेंट्री कैनाल बनाने में जो आउटर मोस्ट एक्टोडर्मल बॉडी वॉल है, एक्टोडर्म की कुछ सेल्स इधर से भी तो अंदर की तरफ पुश हो जाती हैं और कुछ इधर से भी अंदर पुश हो जाती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है जो अब यहाँ पे अंदर की इनर मोस्ट लाइनिंग में एक्टोडर्म हो गया, इसे फोरगट कहते हैं। बीच का जो हिस्सा है जिसमें सिर्फ एंडोडर्मल लाइनिंग है उसे मिडगट कहते हैं, और बाद का जिसमें फिर एक्टोडर्मल लाइनिंग हो गई इसे हाइंडगट कहते हैं। इसकी क्रॉस सेक्शन या टीएस में अक्सर अलग अलग पार्ट्स के टीएस के बारे में डायग्राम पूछा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। बच्चे हर बार याद करते हैं, हर बार वही सारे पार्ट्स याद करते हैं।
लेकिन आपको हर बार वो सारे पार्ट्स नहीं याद करने हैं। सारे एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स तो वही हैं हिस्टोलॉजिकली। सबसे बाहर वाली लेयर जो स्प्लैंचनिक मेजोडर्म की है, सीरोसा जिसे कहते हैं, वो फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ ईसोफेगस में नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो है मस्कुलरिस म्यूकोसा की लेयर है, जिसमें कि बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और फिर ट्रांसवर्स मसल्स होती है, और उनके बीच में जो है नर्व फाइबर्स का जाल होता है जिसे ऑर्बॉक्स प्लेक्सस कहते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है जिसे सब म्यूकोसा कहते हैं, और सबसे अंदर की जो लेयर है म्यूकोसा, सिर्फ यही म्यूकोसा जो है वेरिएबल होती है। एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न पार्ट्स में इसकी संरचना में बस अंतर होता है, बाकी बाहर के जो 3 लेयर हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो वो एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको नहीं याद करना है। सिर्फ ये 4 लेयर्स होती हैं बस, और अंदर वाली लेयर जो म्यूकोसा है वही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होती है। अब आइए शुरू से चलें। जो हमारी जीभ है, जीभ पे अलग अलग हिस्से हैं। अलग अलग चीजों का स्वाद लेने के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट बड्स होते हैं। जीभ जो है, हम लोगों की जीभ तो खैर सीधे सीधे पीछे की तरफ जुड़ी रहती है, और जिस हिस्से से बकल कैविटी में जुड़ी रहती है छोटी सी जो झिल्ली, उसको फ्रेनुलम कहते हैं। इसके सरफेस वो आप देखें, सबसे आगे वाले हिस्से में तो स्वीट और साल्ट टेस्ट के लिए हिस्से होते हैं, फिर ये साइड वाले हिस्से में खट्टे के लिए होते हैं, पीछे साल्ट के लिए, और यहाँ पे बिटर के लिए, कड़वे के लिए। 3 प्रकार के टेस्ट बड्स होते हैं। एक तो सर्कमवैलेट पैपिली जो पिछले हिस्से में होते हैं, यहाँ पर बीच में फिल्लीफॉर्म पैपिली, और यहाँ पे साइड में फंगीफॉर्म पैपिली। 3 प्रकार के 3 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं मैमल्स में और ह्यूमन बीइंग में भी। ह्यूमन बीइंग में 3 जोड़ी होती हैं, रैबिट में 4 जोड़ी होती हैं, बिल्ली में 5 जोड़ी होती है। इसमें एक तो होती है जस्ट कान के नीचे की तरफ, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये स्टेंसेंस डक्ट के द्वारा यहाँ पर मुख गुहा में खुलती है। दूसरी जीभ के तुरंत नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और तीसरी उसके नीचे की तरफ जिसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, जो कि वार्टन्स डक्ट के द्वारा खुलती है। कभी आपने देखा होगा गाँव में एक प्रवृत्ति होती है कि कभी हमें चोट लग जाती है खेलते समय, तो हम क्या करते हैं, उंगली में जैसे चोट लग गई, हमने मुंह में डाला जरा सा सलाइवा, बस उसे छोड़ दिया, तो उंगली का कट जो अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है? क्योंकि सलाइवा में ही एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसके अंदर ये क्षमता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी भोजन नली में अधिकांश पाचन तो अल्कलाइन मीडियम में होता है बाद में, लेकिन शुरू में थोड़ा सा पाचन जो है एसिडिक मीडियम में होता है। एक तो बकल कैविटी में सलाइवा में, और दूसरा स्टमक में भी जो है गैस्ट्रिक जूस एसिडिक मीडियम में होता है, जिससे कि यदि कहीं भोजन के कण के साथ कोई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आ गया हो तो उस तेजाब से वो किल हो जाए। उसके बाद अल्कलाइन मीडियम में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसके बाद आइए कि भोजन में क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे उनका ब्रेकडाउन होता है। तो फूड के जो मेन पार्ट्स हैं क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल साल्ट्स, वाइटामिन्स और वाटर। ये 6 पार्ट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बाकी तो इनकी डिटेल हम बायोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ उसमें हमें इतना पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या उनके डेरिवेटिव्स एसीटल या कीटल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोसैकेराइड जो कि एक ही यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ये सीधे सीधे हमारी भोजन नली में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एल्कोहल के साथ भी खासियत है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद कुछ डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स जो हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें मुख्य कौन कौन से हैं? जैसे सुक्रोज है, ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर के बना होता है, तो वो डाइजेशन में फिर मोनोसैकेराइड के लेवल पर तोड़ दिए जाते हैं। एक माल्टोज या माल्ट शुगर है, जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। एक मिल्क शुगर या लैक्टोज है, जो कि
ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। दूसरी तरफ फैट होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के वो भी मॉलिक्यूल्स हैं, पानी में नहीं सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन, ईथर, अल्कोहल वगैरह में सॉल्युबल्स होते हैं और लिविंग टिश्यू से सॉक्सलेट एपरेटस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। एमाइनो एसिड से के बहुत 20 प्रकार के एमाइनो एसिड्स के क्रम में जुड़ने से प्रोटीन बनते हैं, तो उसके डाइजेशन में फिर प्रोटीन को भी एमाइनो एसिड के लेवल तक तोड़ दिया जाता है। अब मुश्किल यह है कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में तो हम कोई भी रिएक्शन करना है, हम रिएक्टेंट को टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं और उसको गर्म कर देते हैं, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में हमें गर्म नहीं करना है, वो तो शरीर के जो सामान्य तापक्रम है उसी पर ये सारी क्रियाएं होनी है। तो इसलिए इस भोजन के कणों को छोटे टुकड़े में तोड़ने के काम करने के लिए कुछ जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स वैसे तो 6 तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ हमें डाइजेशन में सिर्फ हाइड्रोलेज एंजाइम्स से मतलब है जो कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है? एक तो होता है न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड और बेस मिलकर के साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसी का जो उल्टा प्रोसेस है उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं कि साल्ट और वाटर मिल करके उसमें वाटर मॉलिक्यूल अलग ब्रेक हो गया, H अलग हो गया, OH अलग हो गया, एक H तो एक के साथ आ गया, OH जो है दूसरे के साथ आ गया। तो इस प्रकार से वाटर के ब्रेकडाउन के साथ साथ जो है कंपोनेंट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें एमाइलेज कहते हैं, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें लाइपेज कहते हैं, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें प्रोटीनेज या पेप्टाइडेज कहते हैं। एक और विशेष बात है, चूंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन खुद ही लिपिड से मिलकर के बना होता है, हमारा पर्पस तो सिर्फ यही है कि भोजन इतने छोटे टुकड़े में टूट जाए कि वो सेल के अंदर जा सके। तो लिपिड मॉलिक्यूल को उन्हें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़े बिना ही छोटे छोटे मॉलिकुलर एग्रीगेट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसे काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन से होकर के अंदर जा सकते हैं, जिसको फिर इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन कुछ उस तरीके का प्रोसेस है जैसे आप साबुन से कपड़ा धोते हैं, तो साबुन से जब रगड़ते हैं तो उसमें मैल उसकी डिजॉल्व हो जाती है साबुन और पानी में। तो लिपिड का डाइजेशन में दोनों बातें होती हैं, एंजाइम्स के द्वारा भी और उसका इमल्सिफिकेशन भी होता है। अब आइए हम कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेन देखिए, एक तो सलाइवा में सिर्फ सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा पाचन करता है, और लाइसोजाइम होता है। और आपने देखा होगा कि आप रोटी या चावल जब मुंह में डालिए, थोड़ी देर तक चबाते रहिए तो थोड़ी देर के बाद वो मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ये सलाइवरी एमाइलेज जो है उस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के लेवल तक तोड़ देता है और वो तब मीठा लगने लगता है। इसके बाद ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन म्यूकस होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लाइनिंग बनाता है। स्टमक में आकर के गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस में एक इसको के लिए 3 तरीके के सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में एक तो HCl अलग सिक्रीट होता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग सिक्रीट होते हैं, म्यूकस अलग सिक्रीट होते हैं। इसके लिए 3 अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं। तो आइए देखते हैं बाकी बातें, फिर इसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की डिटेल फिर हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। धन्यवाद।